हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू विश्वकर्मा। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीमर चैप्टर के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं पॉलीमर आपको ब्रीफली थोड़ा पहले पढ़ाऊंगा, इवन 10-15 मिनट या 20 मिनट लग सकते हैं। बेटा इसको अगर आप सिर्फ इतना जितना मैं पॉलीमर पढ़ा रहा हूँ, अगर सिर्फ इतना अगर आप पॉलीमर के क्वेश्चन करने जाओगे, इतना पढ़ के अगर आपने पॉलीमर के क्वेश्चन किए तो नीट एग्जाम में एक भी पॉलीमर का क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो जिन बच्चों का पॉलीमर तैयार है बेटा वो इससे वापस से रिवाइज कर लें, और जिनका पॉलीमर नहीं तैयार है बेटा सिर्फ आप इसको पढ़ के जाओ जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, और फिर उधर से जब एग्जाम दे के आओगे तो आपको लगेगा, और ये मैं डेफिनेटली 100% कहूंगा कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पॉलीमर का नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। आपको पता है कि जो पॉलीमर चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये कि एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है, और थोड़ा डाइवर्ट करना है। 2-4 पेज हैं पॉलीमर के, वो पढ़ लेना है और आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री के नंबर है बेटा। फ्री इन द सेंस ये है कि ये बहुत कम टाइम लेगा, आपको याद होगा तुरंत का तुरंत इसमें फुल मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको पॉलीमर की थोड़ी थियरी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थियरी इन द सेंस बहुत डिटेल नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें ब्रीफ ब्रीफ बता दूंगा आपको। सिर्फ आप उतना पढ़ के जाओ एग्जाम में तो भी आप पॉलीमर के क्वेश्चन 101% करके आओगे, ठीक है। चलो अब आते हैं थियरी पोर्शन पे। तो बेटा मैं पॉलीमर के डिफिनीशन वगैरह कुछ नहीं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा होगा, टाइम कम है, इस वजह से सीधा सीधा बेसिस आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। देखो क्लासिफिकेशन के कई बेसिस हैं बेटा, मैं एक एक बेसिस आपको बताते हुए चल रहा हूं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। मोनोमर के बेसिस पे पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको कहेंगे, जिसके जितने भी मोनोमर हैं वो एक ही टाइप के हो, तभी तो होमो होगा। तो कहेंगे व्हेन ऑल द मोनोमर आर ऑफ वन टाइप, एक ही टाइप का मोनोमर है तो वो होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर जिसमें पाए जाएंगे वो क्या है, हेटेरोपॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मान लो आप अब इथाइलिन है, अगर इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको पता है क्या, पॉलीथीन हमें मिलता है, ठीक है। पॉलीथीन मिलता है। तो ये जो पॉलीथीन है इसके अगर मोनोमर को देखो तो एक ही टाइप का मोनोमर है, इसमें अलग टाइप का मोनोमर नहीं है, तो ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल हुआ। लेकिन एक से ज्यादा अगर मोनोमर यूज हो, आगे मैं दिखाऊंगा, बैकलाइट हो गया आपका, क्या बोलते हैं, रबड़ हो गए, ये सब क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीमर के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉलीमर हम दिखा दें आपको। जैसे मोनोमर है ये क्या, इथाइलिन। इथाइलिन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो आपको क्या मिलता है, पॉलीथीन। बेटा ये क्या होगा, पॉलीथीन। अब आता है पॉलीथीन दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन को कैसे बनाया जाता है, तो देखो बेटा जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है इसका पॉलीमराइजेशन हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं। जब जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम पॉलीमराइजेशन करेंगे इथाइलिन का तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगी। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जब इस पे आप इस कैटलिस्ट को यूज करोगे, इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट है कि ये लीनियर होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। और ये हाई डेंसिटी इस वजह से होते हैं कि इनका जो पॉलीमराइजेशन होता है वो क्लोज पैकिंग द्वारा होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं पॉलीथीन का यूज। तो बेटा पॉलीथीन का यूज किसमें करते हैं, प्लास्टिक बैग बनाने में, स्क्वीज बॉटल बनाने में और इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, क्लियर। अब आते हैं बेटा अगले पेज पे, कितना समझ गए आप। नेक्स्ट मोनोमर है बेटा विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। जब इसका आप वो करोगे, पॉलीमराइजेशन कराओगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है जिसको पीवीसी कहते हैं। अब देखो इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, मैं इसको बता दूं कि कैसे आप पॉलीमर बनाओगे। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH और इसको हमने ऊपर ले लिया Cl, ठीक। अब देखो बेटा कैसे होता है, ये देख लो, यहाँ 3 ही बैलेंसी है, अरे 2 1 3 1 4, ठीक है।
तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो क्या होगा ना कि जब हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो हाफ बॉन्ड आप इधर रोटेट करा दो और हाफ बॉन्ड इधर रोटेट करा दो, मतलब इसकी एक एक वैलेंसी खाली कर दो। तो ये CH2 एक वैलेंसी इधर हो गई, सिंगल बॉन्ड CH, और ये Cl और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये आपस में बाइंड अप होते जाएंगे और यही क्या होगा आपका पॉलीमर होगा। तो ठीक है, क्या यही है यहाँ पे। तो बस जहां से पॉलीमराइजेशन कराया गया, देखो अब पॉलीमराइजेशन वहां होगा जहां मल्टीपल बॉन्ड होंगे। मल्टीपल बॉन्ड को आप आइदर साइड दोनों की बैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड को डिलीट करो, मतलब इसको कट करो और इसकी एक बैलेंसी का इधर आर्म्स खाली कर दो और इधर वाली आर्म्स खाली कर दो, मतलब जिनके बीच में बॉन्ड है उसको आप साइड साइड में कर दो। तो उससे क्या होगा, आपको पॉलीमर बनाने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो विनाइल क्लोराइड की बात कर लिया हमने। विनाइल क्लोराइड से क्या बनेगा आपका PVC, और PVC का यूज किस में करते हैं हम, वाटर पाइप बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में, और रेनकोट में भी हम PVC का यूज करते हैं। क्लियर, इतना समझ गए हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट है आपका मोनोमर, इसका याद है क्या नाम है, विनाइल साइनाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा, विनाइल साइनाइड, ठीक है। इसका एक और नाम है एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं इसको, ठीक है। या तो विनाइल साइनाइड बोलो आप, या तो एक्राइलोनाइट्राइल बोलो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल को। क्यों, क्योंकि अगर इसका पॉलीमर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉलीविनाइल साइनाइड। हाँ, अगर शॉर्ट में लिखे तो इसको भी PVC करें। अब ये PVC हो गया कंफ्यूजन। तो इससे बेटर है कि इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएक्रोनाइट्राइल पैन, ठीक है। अब बिल्कुल डिफरेंशिएट है, PVC आप क्या समझोगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पैन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है बेटा, इसका यूज करते हैं हम ऑर्लान फाइबर बनाने में, ठीक है। और ये क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। मतलब सिंथेटिक फाइबर जो यूज किए जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट के अलावा, वो किसका यूज करते हैं हम, पैन का मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का यूज करके बनाते हैं। अब आता है नेक्स्ट बेटा, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका यूज करते हैं हम। इसका जो पॉलीमर होता है उसको हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन। बहुत जाना पहचाना नाम है टेफ्लॉन। और इसका यूज किसमें करते हैं, गैस्केट बनाने में और नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, ठीक है। तो टेफ्लॉन का मोनोमर होगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, और इसका यूज करेंगे गैस्केट और नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका स्टायरिन, ठीक है। ये मोनोमर है बेटा, मैं अभी बता रहा था सभी मोनोमर की बात कर रहा हूं। स्टायरिन का जब हम मोनोमर कराएंगे, जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें पॉलीस्टायरिन प्राप्त होगा। और देखो कैसे होगा, मैं बताया था पॉलीमराइजेशन के लिए क्या करो, जिसके बीच मल्टीपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर रोटेट के इसको दे दो और एक बॉन्ड इधर आ जाएगा बेटा। क्या वही बन रहा है, देखो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड हो गया, एंड नंबर ऑफ हो गए, यही हो गया मोनोमर यूनिट। तो ऐसे आपको बनाना है, क्लियर। तो पॉलीस्टायरिन या इसको स्टायरॉन भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, खिलौने बनाने में यूज किया जाता है। बेबी फीडिंग बॉटल, जो बॉटल होती है बच्चों की फीड कराने वाली, वो यूज किए जाते हैं। एंड सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, क्लियर, इसका ये यूज है। नेक्स्ट आता है बेटा क्लोरोप्रीन। ये होता है क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोरोप्रीन है, अब इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसको आप इधर रोटेट करा दो और इस बॉन्ड को इधर रोटेट करा दो, क्या वही स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लेकिन ये वाला बॉन्ड तो इधर रोटेट होगा और ये वाला बॉन्ड भी इधर देखो हाफ रोटेट होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। अरे बॉन्ड ब्रेक करो, एक बॉन्ड इधर जिसकी बैलेंस है उसको सेटिस्फाई कर दो, तो बेटा ये बन जाएगा इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, नियोप्रीन। और नियोप्रीन आपको पता है बेटा ये कौन सा रबर होता है, सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इसका आप तो नाम जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दूं, ये होता है बेटा आइसोप्रीन, ठीक। अभी आइसोप्रीन है तो इसके दो पॉलीमर होते हैं, एक होता है सिस पॉलीमर और दूसरा ट्रांस पॉलीमर। सिस को बोलते हैं हम सिस आइसोप्रीन और ट्रांस को बोलते हैं ट्रांस आइसोप्रीन, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन एंड पॉलीमर ऑफ ट्रांस आइसोप्रीन, दो टाइप के पॉलीमर बनेंगे। एक सिस आइसोप्रीन का पॉलीमर होगा, मतलब केवल सिस 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 मिलके क्या बनाएंगे, सिस आइसोप्रीन, और केवल ट्रांस ट्रांस मिलके क्या बनाएंगे, ट्रांस आइसोप्रीन, ठीक है। तो देखो जो सिस आइसोप्रीन होता है उसका जो पॉलीमर होता है वो इसको बोलते हैं नेचुरल रबर,
क्लियर? मतलब जो नेचुरल रबर है उसका मोनोमर यूनिट होता है आपका सिस आइसोप्रीन। आपको पता है इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपने ट्रांस आइसोप्रीन यूज किया है तो इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल रबर, ठीक है, या इसको गत्ता पर्चा भी कहते हैं। समझ गए आप? नेचुरल रबर है तो सिस आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबर है तो नियोप्रीन, और आर्टिफिशियल रबर है तो क्या? ट्रांस आइसोप्रीन। ये इसके मोनोमर होंगे। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है आपका ब्यूटा 1,3 डाइन, और ये क्या है आपको याद है? अरे ऊपर बताया तो स्टायरीन। मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टायरीन के मिलने से जो हमारा पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं ब्यूना एस। और कैसे बनेगा बेटा? ये बॉन्ड यहां रोटेट होगी, ये बॉन्ड यहां रोटेट होगी, ये बॉन्ड यहां रोटेट होगी, और जब यहां बॉन्ड रोटेट होगी तो बेटा इसका भी एक बॉन्ड यहां रोटेट होगी, ये बॉन्ड यहां रोटेट होगी, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड इससे बाइंड अप हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो आप? देखो कैसे होगा। ये बॉन्ड यहां रोटेट हुई तो यहां बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर भी रोटेट होगी तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये बॉन्ड यहां आ गई। अब इसका ये बॉन्ड निपटी है, ये वाली जो बॉन्ड होगी ये क्या करेगी? इससे बाइंड अप हो जाएगी। देखो यही तो बाइंड अप हो रही है, ये बॉन्ड अप हो जाएगी और इसकी बॉन्ड रोटेट होकर ये हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। क्लियर? एक बार फिर से समझो आप इसको कैसे होगा ये। देखो देखो इसका ये बॉन्ड हमने रोटेट कराया, ब्रेक किया तो ये बॉन्ड यहां हो गई। जाहिर सी बात है इसका ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ रोटेट हो जाएगी। तो मैं सीधा सीधा ये बना दे रहा हूँ, ठीक। अब ये बन गया। अब इसके साथ भी यही मूव करोगे आप, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट करोगे, यहाँ हो जाएगा और ये इधर। इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो इसकी बैलेंस खाली कर दो। अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएंगे, और जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो क्या यही स्ट्रक्चर बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्यूना एस। क्लियर? समझ गए आप? ये कौन सा रबर है? ब्यूना एस, और इसका यूज किया जाता है बबल गम बनाने में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप। नेक्स्ट सेम वही मोनोमर ब्यूटा 1,3 डाइन, और इस बार कौन सा यूज करेंगे उसके साथ? एक्राइलोनाइट्राइल। इसको बोलते हैं ब्यूना एन। सेम वही प्रोसीजर होगा। कैसे बनेगा ये मैं बता के दूं बेटा। इसका मोनोमर देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये वैलेंसी खाली रहेगी, और यहाँ पे ये और ये। समझ गए आप? ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब कैसे होगा? अरे ये बॉन्ड इधर रोटेट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गई, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ रोटेट हुआ, ये बॉन्ड एक दूसरे में ज्वाइन हो गए, और इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब आता है दोनों में। भाई ब्यूना का मतलब बी से तो आपको याद रहेगा ब्यूटा 1,3 डाइन होता है, ठीक है। ब्यूना एस आ गया और ब्यूना एन आ गया, तो आप याद कैसे करोगे मैं ये बता रहा हूं आपको। भाई बी से तो आपको पता हो गया कि ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया, तो बी तो दोनों में है, लेकिन देखो इसमें एस है, ब्यूना एस में एस है, इस मतलब इसका जो मोनोमर होगा उसमें क्या यूज होगा? स्टायरीन। तो ब्यूना एस में क्या होगा? ब्यूना 1,3 डाइन एंड स्टायरीन। क्लियर? नेक्स्ट है ब्यूना एन। बी से तो आपको पता है ब्यूटा 1,3 डाइन होगा, एन से क्या होगा? एक्रिलोनाइट्राइल बेटा, ठीक है। तो एन से होगा एक्रिलोनाइट्राइल। तो आप सिर्फ एक को याद रखो कि एक में स्टायरीन है तो जस्ट अपोजिट वाले में क्या होगा? एक्रिलोनाइट्राइल। तो दो ही टाइप के तो है, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। नेक्स्ट पेज है बेटा, देखो पहले हमने किस में कराया था? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट। अब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? कि जो पॉलीमर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो एक है बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर, और दूसरा है आपका एडिशन पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और एडिशन पॉलीमर को बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर। देखो एडिशन पॉलीमर को क्यों बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर? देखो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि जब मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइन होती है तो उससे कुछ एलिमिनेट होता है, मतलब कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर उससे। पानी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर पे वाटर एलिमिनेट हो गया। लेकिन चेन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? बस वो मोनोमर ज्वाइंट होते जाते हैं, कुछ निकलता नहीं है, उससे कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको एडिशन बोलते हैं, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है।
समझ गए आप। अब बेटा मैं यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करूंगा, ठीक है। अभी पहले हम कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ लेंगे, फिर एडिशन पॉलीमर की बात करेंगे। अभी देखो पीछे जो मैंने आपको सारे जो मोनोमर बताए वो सभी एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल थे। एडिशन पॉलीमर कैसे पहचानोगे आप? अगर आपने मोनोमर यूनिट को मर्ज किया और उसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो वो एडिशन पॉलीमर है, अगर कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो देखो दो टाइप के पॉलीमर होते हैं कंडेंसेशन, एक होता है पॉलीएमाइड और दूसरा होता है पॉलीएस्टर। कंडेंसेशन पॉलीमर में दो मेनली टाइप के पॉलीमर हैं, एक है पॉलीएमाइड और दूसरा है पॉलीएस्टर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, पहले पॉलीएमाइड की बात करते हैं। तो देखो पॉलीएमाइड में क्या होगा, पॉलीएमाइड में आपको एमाइड लिंकेज मिलेगी बेटा, ठीक है। दूसरा इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर को हम फाइबर की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो कैसे होंगे, फाइबर होंगे, ठीक है। और इसमें जो मोनोमर यूनिट होगा वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और डाइएमीन होता है, ठीक है। दूसरा ये हाईली टेंसाइल होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और उनकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। समझ गया पॉलीमाइड के बारे में पॉइंट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, जैसे नायलॉन 66, ठीक है। देखो नायलॉन 66, ये जो 6 है ये बेटा रिप्रेजेंट करता है आपको एमीन को, ठीक, जो फर्स्ट वाला है, और जो लेटर आता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है एसिड को, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहूं, अगर मान लो आप नायलॉन 66 था, अब यहां तो आप किसी को एसिड कह दो किसी को एमीन कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन यहां पे नायलॉन 2,6 अब ये आ गया, तो इसमें डाइमीन कौन सा होगा बेटा, ये होगा, 2 कार्बन वाला डाइमीन होगा, और यहाँ पे जो 6 कार्बन वाला ये क्या होगा, एसिड होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो फर्स्ट है वो एमीन है, ए से एमीन तो फर्स्ट एमीन, अल्फाबेटिकली चेक कर लो, जो पहले है वो एमीन होगा, जो बाद में है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। समझ गए आप। तो नायलॉन 66 में क्या होगा, तो नायलॉन 6 कार्बन की डाइएमीन को क्या कहते हैं, हेक्सामेथाइल डाइएमीन, और 6 कार्बन को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड, ठीक है। अब इन दोनों का पॉलीमराइजेशन कैसे होगा बेटा, देखो ये तो हमारे हो गए मोनोमर, अब इनका पॉलीमराइजेशन करना है। तो देखो हमने क्या किया, इसको एलिब्रेट कर दिया, देखो अब कैसे एलिब्रेट हुआ, HNH, अरे ये ऐसे है, CH2, अब 6 है, यहाँ पे NH और एक H2 एक इधर लगा दिया, एक NH2 इधर लगा दिया, तो हमने क्या किया, एक यहाँ लगा दिया, 6 कार्बन ये, फिर ये, क्लियर। एक हमारा एक मोनोमर ये हो गया, कौन हो गया, हेक्सामेथाइल डाइएमीन ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट ये कौन सा हो गया, एडिपिक एसिड, 6 कार्बन का, देखो 1 2 3 ये एसिड है, एक COOH ग्रुप यहाँ पे, एक COOH ग्रुप यहाँ पे, और 4 कार्बन ये, वही तो है। देखो हमने क्या किया, जस्ट इसको स्ट्रेट कर दिया, ये इधर करके स्ट्रेट कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखो बेटा कैसे इसमें पॉलीमराइजेशन होगा, इतना समझ गए हो आप। अब देखो इसमें पॉलीमराइजेशन ऐसे होता है बेटा, देखो जो एमीन ग्रुप है, जो एमिनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से क्या करता है, OH लेके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेता है, यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसमें देखो क्या है, क्या ये एमाइड लिंकेज है, मैं बोला था ना पॉलीएमाइड में एमाइड लिंकेज, तो क्या एमाइड लिंकेज जनरेट हो गई, बिल्कुल। तो देखो मैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें देखो कुछ एलिमिनेट हो रहा है ना, जबकि एडिशन पॉलीमर में क्या बताया था, वहां सिर्फ ज्वाइंट होते जाते हैं, कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए क्या है, इसका एग्जांपल है बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर का। तो नायलॉन 66 समझ में आ गया आपको। एक आध दो और एग्जांपल करते हैं बेटा कंडेंसेशन के, पॉलीएमाइड के। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है बेटा नायलॉन 6, या इसको पोरलॉन भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है, कैप्रोलैक्टम इसमें बहुत बार यूज होता है। तो देखो पहले इसको किस में यूज करते हैं, टायर कॉर्ड बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखो कि इसमें 7 एटम का साइक्लिक एमाइड बनता है। 2 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 6 या पोरलॉन में इसको टायर कार्ड में यूज किया जाता है, और इसमें जो एमाइड बनता है वो 7 एटम का साइक्लिक एमाइड बनता है। अब कैसे बनता है ये देखो आप, देखो बेटा ये साइक्लिक एल्कोहल है, यहाँ पे फिनॉल नहीं है, ठीक है, ये साइक्लिक एल्कोहल है, ठीक है। ये
साइक्लिक एल्कोहल है, ठीक है। ये जब साइक्लिक एल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें साइक्लिक कीटोन मिलता है, ठीक है। जब साइक्लिक कीटोन मिलेगा, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो बेटा हमें कीटो ऑक्साइम प्राप्त होगा। कैसे होगा, आपको पता है, ये H यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और सीधा सीधा NOH हो जाएगा, ठीक है। और जब इसकी फर्दर रिएक्शन हम किससे कराएंगे बेटा, PCl5 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है, कैप्रोलैक्टम मिलता है, ठीक है। अब इस कैप्रोलैक्टम को बेटा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो हमें ऐसे ही क्या हो जाएगा, पॉलीमर मिलता जाएगा और यहाँ N कैप्रोलैक्टम ऐड हो जाएंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, नायलॉन 6, ठीक है। समझ गए आप। हमने साइक्लिक एल्कोहल लिया, उसको ऑक्सीडाइज कराया, कीटोन में कन्वर्ट कराया, फिर उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन से कराई तो कीटोक्सिम बनाया, फिर उसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराया तो हमें कैप्रोलैक्टम प्राप्त हुआ। देखो कैप्रोलैक्टम क्या है बेटा, 7 एटम का साइक्लिक एमाइड है। चेक करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, साइक्लिक है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको याद हो बेटा, ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम यही होता है, कैप्रोलैक्टम का ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने तो हमें नायलॉन 6 मिल गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कैसे बना कैप्रोलैक्टम ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आते हैं, अब ये दो पॉलीमाइड के हो गए आपके एग्जांपल, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। अब आते हैं पॉलिएस्टर, ठीक है, दो बताया था मैंने, पॉलिएस्टर एंड पॉलीमाइड। तो पॉलिएस्टर बेटा स्टर लिंकेज होगी, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और इसके मोनोमर क्या होते हैं, सेम मोनोमर, इसमें भी डाई कार्बोक्सी होगा और डाई हाइड्रोक्सी होगा, इसमें भी इसके मोनोमर क्या होंगे, डाई कार्बोक्सी डाई हाइड्रोक्सी। अब इसके बेटा दो एग्जांपल हैं, एक है आपका टेरलिन या डेक्रान, दूसरा है आपका ग्लिप्टल, ठीक है। अब मैं टेरलिन और डेक्रान के बारे में बता दे रहा हूं, ग्लिप्टल का आप अपने आप जान लोगे कैसे। देखो बेटा, जो टेरलिन या डेक्रान होता है इसमें मोनोमर होता है आपका ग्लाइकॉल और ये होता है टेरेप्थैलिक एसिड, ठीक है। ये होते हैं इसके मोनोमर। और कैसे होगा, देखो इसको स्ट्रेट किया, इसका एसिड इससे बाइंड अप हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका स्टर लिंकेज। कैसे हुआ, स्ट्रेट किया बेटा, यहाँ पे ये OH यहाँ वाले H को ले लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टर लिंकेज जिंकेज हो जाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, टेरलिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, क्या वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट। तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर की श्रेणी में। अब इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं सीट बेल्ट बनाने में, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में और फैब्रिक में। दूसरा आता है बेटा आपका ग्लिप्टल, ग्लिप्टल भी पॉलिएस्टर है, इसमें मोनोमर होता है ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड और इसका यूज करते हैं पेंट में। अब थैलिक एसिड का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं बेटा, आपको याद होना चाहिए, ये होता है थैलिक एसिड, ठीक है। टेरेप्थैलिक एसिड टेरलिन या डेक्रान में यूज होगा एंड थैलिक एसिड किस में हो जाए, ग्लिप्टल में। तो T से होता है टेरलिन और T से होगा टेरेप्थैलिक एसिड, समझ गए आप, ठीक है। तो टेरलिन में आपको पता है थैलिक एसिड होना है, एक में थैलिक होगा एक में टेरेप्थैलिक होगा, तो टेरेप्थैलिक किस में होगा, टेरलिन में होगा। ये याद करने का इसका तरीका। नेक्स्ट पॉइंट बेटा एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन आपका खत्म, एडिशन पॉलीमर में क्या है, देखो एडिशन पॉलीमर 3 मैकेनिज्म से बनता है, एक तो कार्बन आयन से बनेगा, फ्री रेडिकल से बनेगा और कार्बोकैटायन से बनेगा। अभी तक जो देखो मैं करा रहा था ना उसमें होमोलिसिस होती है एक्चुअली, पीछे वाले पेज में जैसे मैं बता दूं आपको बेटा, पीछे देख लो आप, यहाँ जैसे एक मान लो ये उसका एग्जांपल है, तो इसमें क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होगा तो एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, समझ गए आप। होमोलिटिक फिजन से मोस्टली ये होता है, मैं जो बॉन्ड रोटेट करा रहा था ना इन द सेंस यही था आपका, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि केवल होमोलिटिक फिजन ही होगा, कार्बन आयन से भी बनता है और आगे भी चीजें होती हैं, पर मोस्ट कॉमन जो केस है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपको पता है होमोलिटिक फिजन होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फिर एडिशनल जो मोनोमर है वो भी ऐसे होमोलिटिक फिजन करके आपस में ज्वाइंट अप होते हुए क्या पॉलीमर बनाएंगे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा, अब वापस आते हैं अपने पेज पे जहां पे हम लोग थे।
ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर कार्बोकैटायन से भी बनेगा, कार्बन आयन से भी बनेगा, फ्री रेडिकल, ये मोस्ट कॉमन होता है। अब तो बेटा एडिशन पॉलीमर और हमने कंडेंसेशन पॉलीमर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पॉलीमर को फोर्स के बेसिस पे। तो देखो फोर्स के बेसिस पे पॉलीमर को 4 केसों में रखा गया, एक है इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है। अब आता है देखो इलास्टोमर होते हैं जो इनका जो फोर्स होता है उसमें वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है, और इसमें आएंगे आपके रबड़ जैसे ब्यूना एस और ब्यूना एन, ये क्या होते हैं इलास्टोमर। फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा होते हैं, ये होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। जितने भी कंडेंसेशन पॉलीमर थे दो ही तो थे, एक था पॉलिएस्टर पॉलीएमाइड, तो कंडेंसेशन पॉलीमर फाइबर में होते हैं। दूसरा आता है थर्मोप्लास्टिक, ये होते हैं इन बिटवीन टू। इन बिटवीन टू का मतलब इन दोनों के बीच में, इलास्टोमर और फाइबर के बीच में थर्मोप्लास्टिक पाए जाते हैं, और जितने भी एडिशनल पॉलीमर हैं वो उनका एग्जांपल है। तीसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में आपका आता है बेटा रेजिन और बैकेलाइट, ये हाईली क्रॉस लिंक होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा बेटा, एंड देन ये। अगर आपको आता है कि इनमें से स्ट्रेंथ के आधार पे आप बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला पॉलीमर कौन सा है, तो बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर आप फर्स्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये होगा, देन फाइबर आएंगे, देन थर्मोप्लास्टिक और लास्ट में इलास्टोमर। इलास्टोमर बहुत वीक होते हैं, बहुत आसानी से ब्रेक कर जाते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया फोर्स के बेसिस पे। अब बात करते हैं बेटा कुछ एडिशनल और पॉइंट, जैसे आता है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नीट का फेवरेट, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही देता है। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं 3 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपको बता दे रहा हूं। पहला है पीएचबीवी। पीएचबीवी का फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट, ये पूरा नाम है इसका, या फिर इसका पूरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कोपॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसका फुल फॉर्म है। और ये बनता कैसे है बेटा, ये बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता। अच्छा ये बताओ ये कौन सा पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा या एडिशनल पॉलीमर होगा। बेटा अगर स्ट्रक्चर देखो आप तो देखो यहाँ पे कुछ एलिमिनेट हो रहा है, देखो यहाँ पे OH एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे H एलिमिनेट हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, समझ गया। तो पीएचबीवी ये हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और इसका यूज किया जाता है ड्रग्स को इनक्लोज करने के लिए। जो कैप्सूल्स होते हैं, जो ड्रग्स को इनक्लोज किया जाता है उसमें पीएचबीवी का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा है बेटा आपको पीजीएल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, और ये स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड को जो स्ट्रेच करते हैं बायोडिग्रेडेबल जो यूज किया जाता है वो पीजीएल यूज किया जाता है। अब आता है बेटा नायलॉन 2 और नायलॉन 6। नायलॉन 2 नायलॉन 6 बहुत ही मतलब आपको पता है बेटा, नायलॉन 2 नायलॉन 6 किसका एग्जांपल होगा, पॉलीएमाइड का। ये किसका एग्जांपल है, देखो यहाँ पे बेटा कौन सा लिंकेज जनरेट हो रहा है, अरे ईस्टर लिंकेज जनरेट हो रहा है ना, ये ईस्टर है, तो ये पॉलिएस्टर का एग्जांपल है और ये पॉलीएमाइड का। अब आपको मैं बताया था कि जो इधर वाला कार्बन होता है किसमें, ये डाइएमीन के लिए होगा, ठीक, और ये किसके लिए होगा बेटा, एसिड के लिए। तो इसमें जो मोनोमर होता है वो यूज किया जाता है आपका ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड के कॉम्बिनेशन से नायलॉन 2 और नायलॉन 6 बनता है। ये पॉलीएमाइड है और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एग्जाम में भी आपके आ चुका है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखो बेटा हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो सीधा सीधा मैं आंसर कराऊंगा आपको, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि यहीं पे मैंने क्या किया, आपको पॉलीमर पूरा पढ़ा दिया है, आप इसको गो थ्रू होके जाएंगे, सीधा सीधा आप आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा रेजिन एंड कोपॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, रेजिन एंड कोपॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस पे। वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन बस इतना याद रखो कि फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्रॉस लिंक्ड है। फिर भी मैं बता दूं कि जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है ये दो टाइप के पॉलीमर बनाता है, एक लीनियर पॉलीमर बनाता है और दूसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है। ठीक है, अब देखो जो लीनियर पॉलीमर बनाएगा उससे बनता है नोवेलैक,
फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से जो लीनियर पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनेगा वो होता है नोवेलैक। इसका यूज किया जाता है पेंट में। इसके अलावा पेंट में मैं एक और चीज बताया था जो यूज हो रहा था, याद करो आप पीछे, ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का यूज किया जाता है पेंट में, जो किसका एग्जांपल था बेटा, पॉलीस्टर का मोनोमर यूज थे ग्लाइसिन एंड, नो ग्लाइसिन नहीं था, ग्लाइकॉल एंड, अब तो बता दो, थैलिक एसिड। क्लियर? चल अब आते हैं क्रॉस लिंक पे बेटा। और क्रॉस लिंक पॉलीमर बैकलाइट है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैकलाइट, और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? देखो बेटा, ये हो गया आपका क्या, फिनॉल, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों में रिएक्शन होगी, ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा कि देखो ये बनेगा, देखो अब ये लीनियर ऐसे ज्वाइंट अप होते हुए चला जाएगा, लेकिन ये क्रॉस लिंक, ये इस वाली विंग इसकी खाली है, ये वाली, और यहां से भी बाइंड अप होगा, तो ये तीन तरफ से ज्वाइंट अप होता जाएगा। ये लीनियर बनेगा और ये क्या बनेगा, क्रॉस लिंक्ड। और क्रॉस लिंक को हम क्या बोले थे, बैकेलाइट बोले थे। अब इसमें एक पॉइंट बता दूं मैं बेटा, जो बैकेलाइट होता है, ये जो इसके में जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है इनके लीनियर पॉलीमर चेन के बीच में होता है। मतलब एक लीनियर पॉलीमर चेन ये हो गई आपकी, और दूसरी लीनियर पॉलीमर चेन हो गई, तो ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा ये स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है? पॉलीमर के बीच में, इन बिटवीन पॉलीमर, मतलब लीनियर पॉलीमर के बीच में स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इन दोनों को जो जोड़ता है लीनियर चेन को, वो स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है? अब देखो ये ऐसे है, ऐसे आगे ये भी जुड़ता जाएगा और इधर से OH भी कंबाइन होकर ये ऐड होता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, देखो कैसे होगा कि बेटा यहाँ से ऐड हो जाएगा, ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, ये बन गया स्ट्रक्चर, आगे भी ऐसे ही होता जाएगा और ये ऐड होता जाएगा। सेम यहाँ भी प्रोसीजर होगा, इधर भी एक ये CH2OH वाला ग्रुप लगेगा, यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हो गया बेटा, अब ये OH है, यहाँ पे H होगा, एक बना दूं मैं आपको, इससे क्लियर हो जाए आपको। ये हो गया फिनाल। ठीक, अब देखो यहाँ पे CH2 ग्रुप है, OH लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये वाटर निकल जाएगा और ये इससे बाइंड अप हो जाएगा। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर? आगे सेम यही प्रोसीजर होगी, यहाँ भी वैसे ही बन जाएगा, ये आपस से फिर से बाइंड अप करते हुए ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता चला जाता है, ऐसे ऊपर भी हो जाएगा। तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर ये बन गया, एक लीनियर स्ट्रक्चर ये बन गया, दोनों आपस में देखो ये बाइंड अप है और इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हो गया बैकेलाइट। क्लियर? तो बेटा हमारा जो थियरी पोर्शन था रिलेटेड टू पॉलीमर ये खत्म होता है यहाँ पे। ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इतना सिर्फ पढ़ के जाओ तो मैं गारंटी लेता हूं कि बेटा आपके 101% क्वेश्चन पॉलीमर के होने ही हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ठीक है? इतना करके जाओ, आपके CBSE के क्वेश्चन बचेंगे नहीं, होना ही होना है। ठीक है? तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, और बेटा यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको आंसर कराने वाला हूं क्योंकि मैंने थियरी पहले डिस्कस कर ली है। ठीक है? चलो तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, मैं बताया था बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन कौन से है, नायलॉन 2,6 और क्या था, PHBV PVC। ठीक है? तो ये हो गया नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the polymer that is used as a substitute for wool in making commercial fiber is, क्वेश्चन ये है कि कॉमर्शियल फाइबर बनाने में वूल को सब्स्टिट्यूशन के रूप में कॉमर्शियल फाइबर को यूज करने के लिए हम कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं। मतलब हमें वूल की जगह कॉमर्शियल फाइबर यूज करना है तो वो कॉमर्शियल फाइबर कौन सा पॉलीमर बनाता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं बताया था बेटा ऑर्लॉन फाइबर, आपको याद है, इसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यही कॉमर्शियल फाइबर होता है आपका। ठीक है?
और आपको मैं बताया था कि जो कमर्शियल फाइबर और लॉन फाइबर है ये किससे बना होता है, पैन से। और पैन मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का यूज किया जाता है कमर्शियल फाइबर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding cross-linked or network polymers, which of the following statement is incorrect? क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पढ़ते हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट है, दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। सही है। अरे बेटा इन लीनियर पॉलीमर चेन कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में थी ना, देखो आप ऐसे मैंने बताया था आपको, बैकलाइट में बताया था, तो वही तो क्रॉस लिंक्ड होता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता था, तो ये सही है। दूसरा, दे आर फॉर्म फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर। बिल्कुल। अरे फिनॉल था, एक फंक्शनल था, इवन उसके बाद क्या था आप देखे रहोगे, फॉर्मल्डिहाइड था, उसके बाद जब एक और जब लीनियर चेन बन रहे थे तो उसमें भी एक OH ग्रुप का इन्वॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से ये किससे मिलके बना होगा, बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर से। तो ये पॉइंट भी सही है, बी भी सही है, ये भी सही है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, बैकलाइट तो मैंने बता दिया था बेटा आपको, लेकिन इसके अलावा मेलानिन भी होता है, जो क्या होता है, किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, अरे क्रॉस लिंक का, बैकलाइट एंड मेलामिन मैंने वहां पे नहीं बताया, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये क्रॉस लिंक का एग्जांपल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन द देयर पॉलीमर चेन। नहीं बेटा, मैं बोला था पॉलीमर चेन में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है, 2 लीनियर चेनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, तो डी पॉइंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ये करेक्ट नहीं है, ये गलत। नेक्स्ट है, Which of the following structure represent nylon 6,6 polymer? अब देख लो बेटा, नायलॉन 6,6, ये 6 क्या होगा, डाइएमीन का होगा, उसमें चेक कर लो। और ये 6 किसके लिए होगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, या किसी का भी चेक कर लो, इसको डाइएमीन मान लो, या इसको डाइकार्बोक्सिलिक, या इसको डाइएमीन, या इसको डाइकार्बोक्सिलिक। ये देखो 6,6 ये है, 1 2 3 4 एक ही एमीन दे रहे हैं, डाइएमीन नहीं, ये गलत है। यहाँ पे चेक करो, डाइएमीन तो है लेकिन एसिड नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ चेक करते हैं बेटा, ये बेटा ऐसे, ये 6। ठीक, अब देखो चेक करते हैं, ये क्या डाइमीन है, नहीं ये डाइमीन तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, डाइमीन नहीं है। और ये, हाँ ये एसिड है, पर ये क्या 6 कार्बन का एसिड है, नहीं बेटा ये भी गलत है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसमें चेक करो, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, बिल्कुल, 1 2 2 है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अरे 2 है ना, तो 2 ये, एक का, और फिर 2, तो 4 ये हो गए, तो 1 4 5 एंड 6, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ देखो 6 कार्बन का क्या हो गया, डाइएमीन, तो 6 कार्बन का यहाँ डाइएमीन भी है, और 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेटा यही नायलॉन 666, बिल्कुल यही राइट आंसर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेचुरल रबर हैज, मैं बताया था आपको नेचुरल रबर होता है, इसमें क्या होता है, सिस आइसोप्रीन मोनोमर होता है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन वाले जो होंगे वही नेचुरल रबर में होंगे। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ट्रांस वाले में मैंने बताया था सिंथेटिक रबर, और नियोप्रीन किसके लिए बताया था बेटा, आर्टिफिशियल रबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर आपको लग रहा है कि ये मैं फास्ट करा रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि मैंने पहले थ्योरी डिस्कस कर ली है, तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है इज अ गुड थिंग्स। बस आप देख लो कि कैसे किसमें यूज होता है। ठीक है, अब आता है कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, आपको पता है, बताया था मैंने कैप्रोलैक्टम कैसे बन रहा था। अरे ये तो 6 कार्बन 7 एटम की जो साइक्लिक एमाइड रिंग बन रही थी, उसी को तो कैप्रोलैक्टम कह रहे थे, और उसका तो यूज नायलॉन 6 में बनाने में किया जा रहा था। तो बेटा जिसको ये क्वेश्चन यहाँ पे ना समझ में आए, वो थियरी वाले पोर्शन को होके आए, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड इज,
अरे बेटा मैं बताया था कि नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 के जो मोनोमर यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये तो बताया था। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an example of thermosetting polymer। और मैं आपको बताया था कि थर्मोसेटिंग में क्या होता है, बैकेलाइट, याद है, बैकेलाइट था और क्या था, मिलेनामाइन, और क्या था बेटा, नोवेलैक। मतलब जो रेजिन होते हैं वही क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये एडिशनल पॉलीमर है, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या ये किसका है, लीनियर पॉलीमर है, नोवेलैक है ये। और नोवेलैक क्या होता है, रेजिन है, और ये थर्मोसेटिंग का एग्जांपल होता है। तो डी इज द राइट आंसर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का ये एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organic compounds polymerizes to form polyester dacron। और डेक्रान का दूसरा नाम बेटा क्या था, याद है, टेरिलीन। और टेरिलीन के मोनोमर क्या थे, मैं बताया था, टी फॉर टेरिलीन, टी फॉर टेरेप्थैलिक एसिड, और दूसरा ग्लाइकॉल, चेक कर लो, टी फॉर टेरेप्थैलिक एसिड ये हो गया, और इथाइलिन ग्लाइकॉल। जबकि ग्लिप्टल में क्या था, थैलिक एसिड था विद इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन इज एग्जांपल ऑफ, नायलॉन किसका एग्जांपल है बेटा, अरे पॉलीएमाइड का मैंने बताया तो था आपको, नायलॉन 6 और नायलॉन 2 और नायलॉन 6। तो नायलॉन किसके एग्जांपल है, पॉलीएमाइड के। तो ए इज द राइट आंसर, पॉलीएमाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इन द फॉलोइंग। नियोप्रीन का मोनोमर क्या था, बता दो बेटा, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन था नियोप्रीन का मोनोमर, और क्लोरोप्रीन तो यही है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है, आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन में दो थे, सिस एंड ट्रांस, वो अलग इशू है, बाकी इन दोनों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये गलत हो गई, आइसोप्रीन इस वजह से गलत हो गया। क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ, क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। नियोप्रीन को क्या बोलते हैं हम बेटा, आर्टिफिशियल रबर। ठीक है, इसका जो पॉलीमर होता है वो आर्टिफिशियल रबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a condensation polymer। कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो बेटा मैं बताया था, देखो ग्लिप्टल और डेक्रान, तो मैं तो बताया था ग्लिप्टल और डेक्रान क्या है, ये पॉलीस्टर, ये तो कंडेंसेशन है। मिलेनामाइन, मिलेनामाइन में क्या होता था बेटा, देखो उसमें भी वाटर एलिमिनेट होता था, याद करो आप। अरे जब फिनॉल और वो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करते थे तो फिर OH और इधर का H मिलके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता था। तो जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था, मैं बताया था कुछ भी एलिमिनेट हो तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर में आता है, तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। नियोप्रीन, बेटा नियोप्रीन नहीं होता, ये एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल है। आप देखे होंगे नियोप्रीन के बॉन्ड जस्ट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और क्या होता है, आपस में जुड़ते हुए पॉलीमर चले जाते हैं, उसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है। तो नियोप्रीन इज द राइट आंसर। नियोप्रीन आपका कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। ठीक है, तो नियोप्रीन इज हमारा आंसर है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is false। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला कह रहे हैं द आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज, ये स्टेटमेंट सही है बेटा। जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है ना, इसको सेलुलोज से ड्राइव किया जाता है, ठीक है।
तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं ऑप्शन बी, नायलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। बेटा क्या इलास्टोमर है? नहीं, ये इलास्टोमर नहीं होता है। इलास्टोमर तो आपके रबर है। ब्यूना एस, ब्यूना एन इज द एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। तो इलास्टोमर नहीं होता, ये क्या होते हैं? ये तो फाइबर होता है बेटा। नायलॉन 6 इज द फाइबर नॉट इलास्टोमर, तो ये गलत है। तो यही से स्टेटमेंट गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नायलॉन 6 होता है वो इलास्टोमर ना होके फाइबर होते हैं। ठीक है, सी भी चेक कर लेते हैं बेटा। द रिपीटेड यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन नहीं होता है, पर मोर करेक्ट होता है कि अगर ये सिस आइसोप्रीन लिखते हैं। तो सिस नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आइसोप्रीन होता है। नेक्स्ट, बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सबको पता है कि स्टार्च है या सेलुलोज है, दोनों किसके पॉलीमर हैं? ग्लूकोज के। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी, नायलॉन 6 इलास्टोमर नहीं फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सेट दिया गया और पूछ रहे हैं कि कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो बेटा मैं बताया था बायोडिग्रेडेबल के लिए PHBV, और क्या था? नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6 में क्या था? ग्लाइसिन था, और क्या था? अमीनो कैप्रोइक एसिड। चेक कर लेते हैं, जिसमें ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड होगा वही हमारा क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। और देखो आप बी ऑप्शन देखो, ये क्या है? ग्लाइसिन, और ये है आपका अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो बी इज द राइट आंसर। बेटा मैं अभी जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि देखो बायोडिग्रेडेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्वेश्चन करते हुए जाए होंगे तो देखो बायोडिग्रेडेबल कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है आपके। तो सोचो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और जब देखो तभी घुमा फिरा के क्या आया है? अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन, नायलॉन टू नायलॉन 6 पॉलीएमाइड। ओवरऑल घूम फिर के क्वेश्चन यही है। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसी पे बने, या फिर हो सकता है क्या पूछ लें, वो PHBV पूछ लें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीस्टर पॉलीमर। और पॉलीस्टर के लिए मैं बताया था, क्या बता? टेरिलीन या डेक्रान। तो ए इज द राइट आंसर। बैकेलाइट एंड मिलामिन क्या है आपके? अरे बताओ। बैकेलाइट और मिलामिन इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर एंड नायलॉन 6 इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड। और ये रेजिन होते हैं बेटा, ये पॉलीस्टर पॉलीमर नहीं होते। क्लियर? क्योंकि इनके जो मोनोमर है वो ऐड होने से ईस्टर लिंकेज का जनरेशन नहीं होता है, लेकिन टेरिलीन में ईस्टर लिंकेज पाई जाती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पॉलीस्टर पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रिन पॉलीमर। बेटा बताया था नियोप्रिन कौन सा होगा, आपको याद हो? क्लोरोप्रिन जिसमें होता है बेटा वो होता है। और देखो कैसे होता है क्लोरोप्रिन, ये होता है बेटा क्लोरोप्रिन। यहाँ पे Cl होता है, यही तो होता है। अब देखो मैं बताया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, एक यहाँ बनेगा, तो एक बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। ठीक है, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हुआ, तो एक मैंने एक लोन बॉन्ड यहाँ कर दिया, बॉन्ड यहाँ होगा, और ये मान यहाँ रोटेट कर जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया। तो बेटा आज ये आपका पॉलीमर चैप्टर डिस्कशन खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेटा कुछ भी दिक्कत हो, कोई त्रुटि हो जाए मुझसे या फिर कुछ गलत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की वीडियो लेक्चर का एक्सपीरियंस भी मुझे जरूर बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको अच्छा लगा, तेज पढ़ाया या स्लो पढ़ाया, इसके बारे में जरूर कमेंट करें। और बेटा पढ़ाई करें, एग्जाम आपके पास है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, खूब मेहनत करिए। बस एक ही बात सोचिए कि बस डॉक्टर बनना है तो बनना है एनी हाउ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और जब ये मन में आ जाएगा तो फिर डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको। तो बेटा मेरे साथ लगे रहिए,
खूब पढ़ाई करिए और इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका ध्येय होना चाहिए पढ़ाई करना। तो बेटा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना कमेंट के मुझे आपका फीडबैक नहीं पता चलेगा और मैं अपने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।